हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब कर रहे हैं मेरे साथ क्लास 12th की बायोलॉजी। और उसमें हमने स्टार्ट किया है बच्चों चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगेन बच्चों इस चैप्टर में हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट एंड हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट। बच्चों आज हम देखने वाले हैं डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब वी आर गोइंग टू कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टी देखते हैं। जस्ट कार्टून में जो डीएनए है जनरली वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो आरएनए है दैट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड। सो कैन सी दिस अ ब्यूटीफुल कार्टून। ये इमेज मुझे गूगल से मिला था एंड मुझे बहुत क्यूट लगा। डीएनए इज ऑलवेज आस्किंग टू आरएनए, आर यू स्टिल सिंगल? तो आरएनए इज लाइक यस आई एम ऑलवेज सिंगल। बच्चों जो आरएनए होते हैं वो हमेशा एक सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और जो डीएनए होते हैं बच्चों डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। लेट्स बिगिन। जो हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट ने क्या कंफर्म किया था कि दैट डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। हर्शियन चेज के एक्सपेरिमेंट में कहा था ना मैंने आपको कि डी उस उन्होंने क्या कहा था, दे गिव एन अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा प्रूफ दिया था जिसपे कोई डाउट नहीं कर सकता। नाउ सम वायरसेस, ठीक है, देयर आर सम वायरसेस, एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, दे यूज आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। वैसे हमने देखा था कि जो हर्शियन चेज ने कहा कि बैक्टीरियोफाजेस दैट इज वायरसेस हैव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, बट देयर आर सम वायरसेस लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस जो टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है, एंड देयर इज वन मोर क्यूबी बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। ये कुछ वायरसेस है बच्चों जो कि आरएनए कैरी करते हैं एज दैट जेनेटिक मटेरियल। तो वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये तुम्हारे निट के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ज्यादातर केसेस में तो अगर हम बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया में ज्यादातर केसेस में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट नेम अ बैक्टीरिया व्हिच हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आंसर गोस बच्चों क्यूबी बैक्टीरियोफाज। वैसे ही प्लांट्स के केस में भी बच्चों जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का वो दैट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, नाउ सो व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल? तो भाई डीएनए को फिर प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों माना? भाई किसी किसी में तो आरएनए भी है, किसी में डीएनए है, बट डीएनए इज डोमिनेंट व्हाई? लेट्स सी बोथ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, आओ हम देखते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बच्चों जिसको जेनेटिक मटेरियल का खिताब मिलेगा, जिसे जेनेटिक मटेरियल का खिताब मिलेगा मतलब टाइटल मिलेगा, उसमें कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। उसके पास कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। लेट्स सी द क्राइटेरिया। दैट मॉलिक्यूल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट मतलब वो अपनी कॉपीज बनाने के लायक होना चाहिए खुद ब खुद, बिना किसी की मदद के। है ना, जैसे हम बोलते हैं ना भाई इस बंदे को हम क्लास मॉनिटर बना देंगे, है ना, या हमारी स्कूल का मॉनिटर बनेगा, तो उसमें वो कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। इट शुड हैव सम क्राइटेरियाज। तो वैसे ही कुछ जो क्राइटेरियाज है बच्चों वो हमारे डीएनए आरएनए मतलब जो जेनेटिक मटेरियल बनना है उसमें भी कुछ होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि दोनों आई मीन जो भी जेनेटिक मटेरियल बने दे शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, मतलब दे कैन मेक देयर ओन कॉपीज, राइट। पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए। दूसरा, दे शुड बी केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल। उन्हें स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली दे शुड बी स्टेबल। ठीक है। थर्ड, दे शुड शो स्लो म्यूटेशन फॉर इवोल्यूशन। एक्चुअली म्यूटेशंस, देखो जब भी वर्ड म्यूटेशंस आता है ना दिमाग में, तो ज्यादातर केसेस में सबके दिमाग में क्या जाता है कि म्यूटेशन इज वेरी नेगेटिव। म्यूटेशन वर्ड अच्छा नहीं है। मतलब मेरे भी दिमाग में जब म्यूटेशन वर्ड आता है ना बच्चों तो मेरे को नेगेटिव फीलिंग आती है, बट एक्चुअली म्यूटेशंस आर गुड। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा अच्छे होते हैं, बट समटाइम म्यूटेशंस आर गुड। म्यूटेशंस होंगे तो बच्चों हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर पाएंगे। म्यूटेशंस ही तो है जो एक रीजन है वेरिएशंस का। तो म्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट, तो म्यूटेशन अलाउ करने चाहिए, बट कैसे अलाउ करने चाहिए? स्लो। दे शुड अलाउ द स्लो म्यूटेशंस, उनको स्लो म्यूटेशन अलाउ करने चाहिए फॉर द इवोल्यूशन। ओके, एंड द लास्ट, दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने वाले होने चाहिए। ओके, तो ये आपके चार क्राइटेरियाज है। जिसको भी जेनेटिक मटेरियल बनना है उसको चार क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। द फर्स्ट, दे शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए, दे शुड शो स्लो म्यूटेशंस, एंड द फोर्थ, दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो आओ देखते हैं डीएनए आरएनए में से कौन है जो इन कैरेक्टर्स को, इन चीजों को फुलफिल करता है बच्चों। देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है बच्चों तुम्हारा रेप्लिकेशन एबिलिटी का। द फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ रेप्लिकेशन एबिलिटी। तो डीएनए एंड आरएनए दोनों बेस पेयरिंग को फॉलो करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी।
ठीक है, व्हाट इज बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों? एडिनाइन के सामने थाइमिन एंड ग्वानाइन के सामने साइटोसिन, दिस इज बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ठीक है, आरएनए के केस में थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। अब डीएनए आरएनए दोनों में ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो है वो फॉलो होती है, मतलब दोनों में ये बेस पेयरिंग का कंसेप्ट देखने को मिलता है। नाउ दिस अलाउज देम टू डायरेक्ट दैट डुप्लीकेशन। अब बच्चों ये जो बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है, इसकी वजह से ये लोग अपनी कॉपीज बना सकते हैं, दे कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स, वो अपनी कॉपीज बना के डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड प्रोटीन्स कैन नॉट रेप्लीकेट बाय देमसेल्व्स, तो प्रोटीन्स तो भाई यहीं से उसको हमने बाय कर दिया, इसको हमने यहीं से टाटा बाय बाय कर दिया कि यू आर नॉट देयर इन द पिक्चर, बाय बाय, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो खुद से रेप्लीकेट ही नहीं कर सकते। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर तुम्हें जेनेटिक मटेरियल बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड बी एबल टू रेप्लीकेट योरसेल्फ। डीएनए आरएनए दोनों के पास बेस पेयरिंग है, कॉम्प्लीमेंटारिटी है, उसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? दे कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स। ठीक है, दे कैन रेप्लीकेट देमसेल्व्स। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट की, दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, हम स्टेबिलिटी के बारे में बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी में मस्ट रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, एजिंग एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टेबल रहना रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, एजिंग के वक्त भी, एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब जब भी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उस टाइम पे भी दैट नीड्स टू बी स्टेबल। ओके, सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट शोड द स्टेबिलिटी। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने स्टेबिलिटी शो की थी इवन आफ्टर द हीट किलिंग बैक्टीरिया, है ना? याद करो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि ग्रिफिथ में हमने हीट किल्ड एच स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसको मार दिया था, बट उसका जो डीएनए था ना, दैट वाज स्टिल स्टेबल आफ्टर हीट किल्ड। पूरा बैक्टीरिया मर गया था पर उसके डीएनए में अभी भी ताकत थी। जब वो डीएनए आर स्ट्रेन में एंटर किया तो उसने आर स्ट्रेन को एस बना दिया, याद है ना? तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट शो द स्टेबिलिटी इवन आफ्टर द हीट किल्ड बैक्टीरिया, क्योंकि हमने वहां पे जो एस स्ट्रेन थी दैट वाज हीट किल्ड, इसका जो डीएनए था बच्चों, जब वो आर स्ट्रेन में गया, का डीएनए जब आर स्ट्रेन में गया तो उसने आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों सोचो स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए तो स्टेबल है ही, ये तो समझ में आ गया हमको, हीट किल्ड से डीएनए तो स्टेबल है ही। ओके, नाउ व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल, देखते हैं। तो आरएनए के पास क्या है ना बच्चों, आरएनए हैज 2 OH ग्रुप। ठीक है, उसके जो पेंटोज शुगर है बच्चों, अगर हम बात करते हैं राइबोज शुगर की, तो उसके राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर HOH है। ठीक है, वहीं पे अगर हम डीएनए के शुगर के बारे में बात करें तो वहां पे सिर्फ H है। नाउ दिस मेक्स इट मोर रिएक्टिव एंड डिग्रेडेबल। आरएनए के 2 कार्बन पे, आरएनए के सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप होने की वजह से, आरएनए के सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप होने की वजह से बच्चों वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है, दैट इज वेरी रिएक्टिव एंड डिग्रेडेबल। वो रिएक्टिव भी है और डिग्रेडेबल भी हो जाता है। दूसरा, आरएनए कैटालिटिक भी है। कैटालिटिक मतलब इट्स एन एंजाइम, इट बिहेव एज एन एंजाइम। ठीक है, उसकी वजह से भी वो क्या हो जाता है? बहुत रिएक्टिव है। There are some RNA which are reactive in nature because of their catalytic activity. You know that what are biocatalyst? Biocatalyst वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। What are biocatalyst? So they are the catalyst that increases the speed of a reaction. तो जो RNA है वो कैटालिटिक है, उसके वजह से भी वो रिएक्टिव हो गया। DNA हैज थाइमिन, डीएनए के पास क्या होता है? थाइमिन होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल। ठीक है, नाउ दिस थाइमिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5-methyl यूरेसिल, is also called as 5-methyl uracil, that is more stable. ठीक है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द यूरासिल। ओके, एंड डीएनए स्ट्रैंड्स कैन रीएनल आफ्टर देयर सेपरेशन। अगर तुमने डीएनए की दोनों डबल स्ट्रैंड को अगर अलग कर दिया ना, तो उनकी बेस पेयरिंग इतनी स्ट्रांग होती है ना कि फिर से अपने आप जुड़ जाएंगे, दिल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय देमसेल्व्स, वो तुरंत बना लेंगे। तो समझ में आ रहा है डीएनए की, देखो रेप्लिकेट तो दोनों कर पा रहे थे, लेकिन डीएनए की जब स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो जो आरएनए है उसके सेकेंड कार्बन पर फ्री ओएच ग्रुप है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव और डिग्रेडेबल हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, आरएनए इज कैटालिटिक, एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है तो इसलिए वो रिएक्टिव हो गया।
डीएनए के पास तो थाइमिन है इंस्टेड ऑफ यूरासिल, आरएनए के पास यूरासिल होता है, डीएनए के पास थाइमिन है। अब थाइमिन प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी एंड जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं दे कैन रीअनिल आफ्टर द सेपरेशन, सेपरेशन होने के बाद दे कैन रीअनिल। ओके, तो बच्चों इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल हो गया, तो यहाँ तो डीएनए जीत गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया क्या था बच्चों, म्यूटेशन का, म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। तो डीएनए आरएनए दोनों ही म्यूटेट हो सकते हैं बच्चों, लेकिन आरएनए फटाफट म्यूटेट कर सकता है ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी। नहीं चलेगा ना भाई, हमको बहुत स्पीड म्यूटेशंस नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर्ड अ वेरी फास्ट म्यूटेशंस, वी रिक्वायर्ड स्लो म्यूटेशंस। हमें स्लो म्यूटेशंस की जरूरत है, हमें फास्ट म्यूटेशंस की जरूरत नहीं है। जो आरएनए वायरसेस होते हैं दे शो द फास्ट म्यूटेशंस बच्चों, वो फास्ट म्यूटेशन शो करते हैं। तो आरएनए वायरसेस इवॉल्व फास्टर ड्यू टू द शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनकी लाइफ स्पैन भी छोटी होती है बच्चों, इसकी वजह से बहुत स्पीड में इवॉल्व करते हैं, उस वजह से बच्चों वो लोग बहुत स्पीड में इवॉल्व करते हैं। ओके, चलो, सो आरएनए वायरसेस का इवोल्यूशन जो है बहुत स्पीड में होता है कंपेयर टू द डीएनए वायरसेस। एंड द लास्ट वन, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें आरएनए जो है बल्कि वो डायरेक्टली कोड करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अब डीएनए को तो आरएनए पे डिपेंड करना पड़ता है। अब देखो कैसे होता है, जैसे डीएनए है, डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, और बच्चों आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन्स, आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। ठीक है, तो अगर अब आरएनए को, डीएनए को प्रोटीन बनाना है तो डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर प्रोटीन्स बनेंगे। अगर डीएनए से प्रोटीन बनाने हैं तो पहले डीएनए को आरएनए बनाना पड़ेगा और फिर जाके प्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन अगर आरएनए को प्रोटीन्स बनाना है तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। इनफैक्ट बना तो दोनों ही सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इवॉल्व्ड अराउंड द आरएनए, और जो प्रोटीन मशीनरी है वो आरएनए के, तो यहाँ पे थोड़ा आरएनए का वेटेज ज्यादा है। तो पर 4 में से आरएनए तो 2 ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और डीएनए 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। डीएनए रेप्लिकेट भी कर पा रहा था, स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल भी था, और म्यूटेशन भी स्लो शो कर रहा था। वहीं पे आरएनए सिर्फ रेप्लिकेट कर रहा है और दूसरा मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस तो डीएनए भी करता है, ऑल्दो डिपेंड्स ऑन आरएनए, बट कर तो रहा है ना। वैसे देखने जाओ तो डीएनए तो हर चीज में जीत गया और आरएनए तो सिर्फ 2 ही चीज में जीता है बच्चों। इसलिए तो डीएनए जो है वो हमारा प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, है ना। देखो, दिस इज समरी ऑफ डीएनए वर्सेस आरएनए। तो आप देख सकते हो डीएनए में जो शुगर है दैट इज डीऑक्सीराइबो शुगर, आरएनए में राइबो शुगर, बेस यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ यूरासिल है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए इज मोर स्टेबल, रिएक्टिव की बात करें तो डीएनए इज लेस रिएक्टिव, म्यूटेशन इज स्लो शो करता है, और रोल इसका इंफॉर्मेशन स्टोरेज का है, ऑल्दो इसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और कैटालिसिस का है। ठीक है, ये जो है ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को लाकर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड कैटालिसिस, यानी दे आर रिएक्टिव। ओके बच्चों, ये था हमारा कंपैरिजन डीएनए वर्सेस आरएनए का। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह पे एक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डीएनए ज्यादा अच्छा है तो वही है, इनफैक्ट दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकते हैं। डीएनए लेकिन ज्यादा स्टेबल है तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। डीएनए बीइंग स्टेबल, ठीक है, जो डीएनए वो ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए उसको प्रिफर्ड किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए बेटर फॉर ट्रांसमिशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए है वो ट्रांसमिशन के लिए बहुत बेटर है, मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए इज प्रिफर्ड कंपेयर टू द डीएनए। पर जब इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बात आती है तो बच्चों हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे, एंड डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, एंड दैट्स द ओनली मेन रीजन व्हाई डीएनए इज बीइंग प्रिफर्ड ओवर आरएनए। ठीक है, इसलिए डीएनए को प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। देखो जनरली पहले क्या था बच्चों, जो आरएनए था दैट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, लाइफ प्रोसेसेस जितनी भी थी लाइक मेटाबॉलिज्म है, स्प्लाइसिंग है, ट्रांसलेशन है, दे ऑल इवॉल्व अराउंड द आरएनए। ये सारी की सारी चीजें जो थी वो आरएनए के आजू बाजू इवॉल्व करती थी। ओके, नाउ आरएनए एक्टेड एज बोथ जेनेटिक मटेरियल एंड कैटालिस्ट। ठीक है, आरएनए तब जेनेटिक मटेरियल भी था और कैटालिस्ट भी था, मतलब सारे काम आरएनए करता था। ही वॉज मल्टीटास्किंग, वी कॉल डायनामिक। यार वो सारे कामों में मदद कर रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ले लो, स्प्लाइसिंग ले लो, ट्रांसलेशन ले लो, ये सारे काम आरएनए के आजू बाजू हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल भी था, एंजाइम की तरह भी बिहेव कर रहा था। आई मीन ही वाज ग्रेट, सैल्यूट टू हिम। ठीक है, मतलब वो इतने सारे काम कर रहा था बच्चों।
आरएनए हमारी मम्मी की तरह है, मल्टीटास्कर है बच्चों। जो हमारे मम्मी लोग होती है ना, कितने सारे काम कर लेती है मम्मी। ठीक है, मम्मी घर भी सँभाल लेती है, हमें भी सँभाल लेती है, हमारे पापा को भी सँभाल लेती है। साथ ही साथ आजकल तो कुछ मदर्स जो है वो वर्किंग भी होती है बच्चों, तो वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेल्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, बट मदर्स आर वेरी स्पेशल, यू नो। चलो, आरएनए एज़ अ कैटलिस्ट में एग्ज़ाम्पल्स हैं। आरएनए के जैसे जो कैटलिस्ट यानी जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करें, एक है राइबोन्यूक्लियस पी, जो क्लीवेज के काम में आते हैं, क्लीवेज यानी डिवीज़न, ठीक है? क्लीवेज यानी डिवीज़न। नर्ब्स जो है बच्चों स्प्लाइसिंग के काम में आते हैं, एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस जो है, ठीक है, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के, ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त बनता है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कब बनता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब फॉर्म होता है। तो ये आपके एग्जांपल्स है कुछ कि जो आरएनए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। राइबोन्यूक्लियस पी है, नर्व्स हैं एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेजेस। ओके, नेक्स्ट, इवोल्यूशन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। अब आरएनए जो था ना बच्चों, दैट वाज अनस्टेबल ड्यू टू इट्स कैटालिटिक नेचर। उसके कैटालिटिक नेचर की वजह से वो थोड़ा अनस्टेबल था, तो इसीलिए डीएनए इवॉल्व हो गया फ्रॉम आरएनए विद द केमिकल मॉडिफिकेशन। से पहले था आरएनए। आरएनए वाज एवरीथिंग। आरएनए वाज लाइक परफॉर्मिंग मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ही वाज अ जेनेटिक मटेरियल, ही वाज अ कैटलिस्ट। आरएनए वाज ग्रेट, राइट? लेकिन वो थोड़ा अनस्टेबल हो गया, वो थकने लगा था, इतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो आरएनए से बच्चों डीएनए क्या हो गया? इवॉल्व हुआ विद द केमिकल मॉडिफिकेशंस। नाउ द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और डीएनए की जो रिपेयर मैकेनिज्म है बच्चों, वो प्रिवेंट करते हैं फास्ट म्यूटेशंस। ठीक है, म्यूटेशंस तो होते हैं बट फास्ट नहीं। तो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है, और जो रिपेयर मैकेनिज्म्स है बच्चों, दैट प्रिवेंट्स द म्यूटेशंस। ओके, तो ये आपका क्यों आरएनए इवॉल्व हुआ इनटू द डीएनए। तो ये जो यहाँ हमारा आरएनए वर्सेस डीएनए भी कंप्लीट हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द रेप्लिकेशन। उसमें हम मिसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्रूफ दिया था कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। So stay tuned for that and thank you everyone. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।